जयपुर से खबर। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर होगी प्रेस ब्रीफिंग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रेस को करेंगे संबोधित। अब से थोड़ी देर में होगी प्रेस वार्ता। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर साधेंगे निशाना। प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा समेत डॉक्टर अलका मुंद्रा और बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष राखी राठौर इस प्रेस ब्रीफिंग में उपस्थित रहेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अब से थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल जो है संसद में गिरा है, उसे लेकर भाजपा लगातार विपक्ष पर, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है और अब सीएम भजनलाल शर्मा भी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधने वाले हैं। तो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी प्रेस ब्रीफिंग। और अब खबर बेंगू से है। लोकसभा स्पीकर बिरला के आगमन पर प्रशासन अलर्ट मोड पर। जोगणिया माताजी में 20 अप्रैल को रावड़ा राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आगमन पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं आला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। लोकसभा स्पीकर बिरला की संपूर्ण यात्रा के दौरान एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह हिंगड़ को प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर प्रभारी के रूप में बेंगू डीएसपी अंजलि सिंह के साथ जिले के 4 थानाधिकारी और पुलिस बल मुस्तैद रहेगा और साथ ही भादसोड़ा थानाधिकारी, बस्सी थानाधिकारी, साडास थानाधिकारी को अलग अलग व्यवस्थाओं में प्रभारी लगाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने ये आदेश जारी किए हैं। वहीं हनुमानगढ़ से आस्था और उत्साह की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित परशुराम चौक पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान परशुराम के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोगों ने एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर परशुराम जयंती मनाई जा रही है। पूजा अर्चना में जन सैलाब और मुख्य तौर पर ब्राह्मण समाज के जो मुख्य चेहरे हैं वो आज के इस दिन को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ में भी परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने परशुराम चौक पर भव्य आयोजन किया है। हमारे हनुमानगढ़ के संपूर्ण समस्त ब्राह्मण समाज ने एकत्र होकर के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ये इस बार प्रयास किया कि सारा जो अपने भगवान परशुराम जी की जयंती का जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है वो हम सब मिलकर के करेंगे। उसमें सबसे बढ़िया बात ये रही कि हम लोग संगठनों की और इन बाकी राजनीति से आगे बढ़े और आगे बढ़ करके हम सब ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं और इस नाते पूरे समाज का हम मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जरूरी था कि संपूर्ण समाज एक जाजम पर बैठता, जिसको हमारे जो ये बड़े हैं इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने मेहनत करके प्रत्येक परिवार तक संपर्क किया और आज ये परशुराम जी का भूतपूर्व। वहीं 12 के छिपा बड़ौद से खबर है, जहां पर प्रशासन के आगाह करने के बाद भी नहीं थम रहा नौलाई जलाने का सिलसिला। सारथल में फिर जलाई गई नौलाइयां, आग फैलकर पड़ोस के खेतों तक जा पहुंची। ग्रामीणों ने मशक्कत से आग पर काबू पाया है। आगजनी से बड़ा नुकसान भी हो सकता था। आए दिन हो रही हैं घटनाएं, खेतों में आगजनी की घटनाओं की तस्वीर आए दिन सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग नौलाइयां जलाने का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। और अब एक और मामला 12 में सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने खेत में फैली आग पर मशक्कत से काबू पाया है। नौलाइयां जलाने का ये मामला है, ना तो लोग रुक रहे हैं और ना ही प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। सारथल में फिर से नौलाइयां जलाई गई हैं और आगजनी जो है वो दूर दूर तक फैलती नजर आई। हालांकि गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आगजनी पर काबू पा लिया, वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता था। नहीं थम रहा नौलाई जलाने का सिलसिला।
और बारा के छीपा बड़ौद में एक बार फिर से कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है। किस तरीके से ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया आप देखिए, लेकिन उसके बाद भी फिर भी कुछ लोग सबक नहीं ले रहे हैं और लगातार खेतों को नौलाइयां जलाने के बहाने आगजनी की चपेट में लाया जा रहा है। इन दिनों में ये तस्वीर काफ़ी देखने को मिल रही है जो वाकई चिंताजनक है और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप खेतों में नौलाइयां जलाने का कार्य जो करते हैं उससे आपकी भूमि भी कहीं ना कहीं बंजर होती है, आपकी अपनी भूमि को नुकसान पहुंचता है, आप दूसरों के खेतों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसके अलावा प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, उसके बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब खबर फतेहपुर से है जहां पर नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के मंदिर के सभागार में अक्षय तृतीया के मौके पर रविवार को नगर सेठ के 496वें स्थापना दिवस का आगाज किया गया। 108 यजमानों द्वारा 5.25 लाख तुलसी के पत्तों से तुलसी दक्ष लक्षार्चन का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में अमृतनाथ आश्रम के महंत नरहरिनाथ महाराज के सानिध्य में आचार्य पंडित संजय मिश्रा और यजमानों ने ठाकुर जी महाराज का पूजन किया और अर्चना की, जिसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना हुई है। मंदिर का सभागार वैदिक मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो गया। पंडित मिश्रा ने पौराणिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी और कहा कि तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है, इसलिए तुलसी पूजा से घर में समृद्धि और सकारात्मकता आती है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करने के साथ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, इसे सच कर दिखाया है सुजानगढ़ के जीली निवासी रामरतन बटेसर ने। उन्होंने आरएएस परीक्षा 2024 के परिणाम में 87वीं रैंक हासिल कर अपने क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है। एमएनआईटी जयपुर से बीटेक करने के बाद रामरतन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 2018 में सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुए और 2021 में ज्वाइनिंग की। वर्तमान में वे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियों के साथ साथ सेल्फ स्टडी जारी रखते हुए उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में ये बड़ी सफलता हासिल की है। रामरतन की सफलता की नींव उनके परिवार के शैक्षणिक वातावरण में छिपी है। उनके पिता गणेशाराम बटेसर वर्तमान में पुलिस आयुक्तालय सचिवालय सीएम सुरक्षा में तैनात हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2015 में पिता और बेटे दोनों ने एक साथ आरएएस मुख्य परीक्षा दी थी। पिता गणेशाराम ने स्वयं 3 बार आरएएस और 3 बार आरजेएस की परीक्षा देकर अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत वो बने रहे। हमने एक बार तो ऐसा चांस हुआ था कि जो मेरी लास्ट परीक्षा थी कि फिर मैं एज आउट हो गया था, मेरे बच्चे की और मेरी जो मेंस एग्जाम थी आरएएस की, हमने एक साथ एग्जाम दी थी। तो ये एक सहयोग था। किसी कारण से मैं गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं जो मेरा सपना था पूरा नहीं कर पाया और वो मेरे बेटे ने आज सपने को किया है, पूरा किया है। हमने एक बार तो ऐसा चांस हुआ था कि जो मेरी लास्ट परीक्षा थी कि फिर मैं एज आउट हो गया था, मेरे आरएस 2024 में 87th रैंक हासिल की और इससे पहले मैं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत था 5 वर्ष से और आरएस 2023 के एग्जाम से मैंने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे ज्वाइन किया, जिस पे मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ। और मैंने पढ़ाई में जो एग्जाम की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी की और ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद से तैयारी की। तो अब भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, नए एग्जाम भी होंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उस पर ध्यान रखते हुए उन्हें और अपने जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर। खबरों में आगे बढ़ेंगे और डीडवाना के मकराना से खबर है जहां पर मकराना में रविवार को नए न्यायालय भवन का समारोह पूर्वक शिलान्यास किया गया है, जिसमें जोधपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जबकि जस्टिस रवि चिरानिया और जस्टिस नाहर सिंह मीणा विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मकराना में नए न्यायालय भवन को लेकर काफी लंबे समय से मांग चल रही थी, जो रविवार को पूरी हुई है। पंडित विमल पारीक के सानिध्य में चीफ जस्टिस शर्मा, जस्टिस चिरानिया मीणा समेत तमाम अतिथियों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण भी किया गया। मकराना बार संघ द्वारा सभी
के द्वारा माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये भवन आने वाली नई पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। भवन के बनने के बाद लोगों को न्याय में भी काफी सुविधा मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बड़ी रिस्पॉन्सिबली इसका कंस्ट्रक्शन कराइए। ये हम लोगों की सबकी धरोहर है। आज जितने वकील बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हम होंगे नहीं होंगे, आगे की नेक्स्ट जनरेशन, कम से कम नहीं तो 4 जनरेशंस के लिए ये बिल्डिंग तैयार हो रही है। उनकी फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए जो ओरिजिनल मैप बना हुआ है, जिसकी कि ये आपके सामने एक मॉडल भी है, इसमें 14 कोर्ट्स तैयार होंगी अभी तो, पर इसमें स्पेस होगी आगे बढ़ने के लिए भी। प्रीमाइसेस बड़ी है, करीब 3-3.5 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है। इसमें और भी जैसे अलग से आगे फ्यूचर में बनवाया जाए तो फैमिली कोर्ट की अलग बिल्डिंग, DLSA की अलग बिल्डिंग बनवाई जा सकती है, और उसके लिए मैं आगे प्रयासरत रहूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बड़ी। वहीं हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर टाउन सतीपुरा बाईपास रोड स्थित विरासा होटल के पास हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रोला और कार की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। दुर्घटना में कार सवार 4 अन्य को भी चोटें आई हैं। वहीं गंभीर घायल शेषकरण को जिला चिकित्सालय में मृत घोषित कर दिया गया। अन्य 4 घायलों का भी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मृतक और घायल बताए जा रहे हैं बैंक कर्मचारी। वहीं मौके पर टाउन पुलिस भी पहुंची है और मामले की जांच में टाउन पुलिस जुटी हुई है। टाउन थाने के ASI कैलाश कर रहे हैं पूरे मामले की जांच। तो हनुमानगढ़ में यह हादसा हुआ है, ट्रॉले और कार की टक्कर। दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों को चोटें आई हैं, वहीं एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। गंभीर घायल शेषकरण को जिला चिकित्सालय ले जाया गया था, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अन्य 4 लोगों का इलाज जारी है। विरासा होटल के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तो हनुमानगढ़ में ट्रोला और कार की भीषण टक्कर। कार की क्या स्थिति है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। वहीं सिरोही के पालड़ी से बड़ी खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 पहिया वाहनों को स्विफ्ट कार ने टक्कर मारी। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बड़ा हादसा होते होते टल गया। पोसालिया उपखंड क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। गांव में घर के बाहर खड़ी 2 पहिया वाहनों को एक स्विफ्ट कार ने चपेट में ले लिया। हादसे के समय वाहन मालिक घर के अंदर होने से जनहानि टल गई। गांव में घर के बाहर खड़ी 2 पहिया वाहनों को स्विफ्ट कार ने लिया अपनी चपेट में। हालांकि हादसे के समय वाहन मालिक घर के अंदर था और इसी वजह से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक से तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके की तरफ दौड़े और सिरोही के पालड़ी में तेज रफ्तार की वजह से कितना नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार का कहर 2 पहिया वाहनों को स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी। तो आप देखिए किस तरीके से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ये जो पूरा मामला है ये ओवर स्पीड से जुड़ा हुआ है। समय रहते ब्रेक नहीं लग पाया, अचानक से तेज आवाज हुई और आसपास के लोग हालांकि बाद में इकट्ठा हुए, लेकिन किस तरीके से ये वाहन रुका है डिवाइडर से टकराकर, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हादसे के समय वाहन मालिक घर के अंदर था, इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये स्विफ्ट कार ओवर स्पीड थी और बाइक को टक्कर मारी और घर की दीवार से टकराकर ही ये वाहन रुक पाया। जैसलमेर के सीमावर्ती जिला में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के निर्देश पर व्यापक कार्य योजना लागू की गई है, जिसमें हर स्तर पर सख्त निगरानी और जवाबदेही तय कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटवारी से लेकर पुलिस अधिकारियों तक सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। जहां भी बाल विवाह का मामला सामने आएगा, वहां पर संबंधित उपखंड अधिकारी समेत अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने इससे जुड़े सभी वर्गों को निगरानी के दायरे में लिया है। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि शादी के कार्ड छापने से पहले वर वधू की आयु का प्रमाण लेना अनिवार्य होगा या फिर कार्ड पर जन्म तिथि अंकित करनी अनिवार्य होगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो एक महिला होने के नाते और यही कहूँगी सभी से कि जहाँ भी ऐसा कुछ आप लोग सुनने में आता है, जानकारी में आता है कि जिला प्रशासन को आप लोग संपर्क करें, ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चियों को पूरा हमें पढ़ने का अधिकार देना चाहिए। उनको जीवन में क्या करना है वो उनकी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। तो आप सभी से मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी आमजन से यही निवेदन है कि ऐसी कुछ भी घटना हो। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर है, जहां पर महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस और विपक्ष पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है और मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने हर समय महिलाओं का उत्पीड़न किया। कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, चाहे नैना साहनी हत्याकांड हो या फिर महिलाओं को अपमानित करने का मामला हो, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता महिलाओं को टंच माल कहते हैं, परंतु महिलाओं के पक्ष में इनकी सोच कभी नहीं रही। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति ना बने, इसके लिए उनका अपमान किया गया। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्षम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस बिल को गिराने का काम किया। ममता दीदी कहाँ हैं? प्रियंका दीदी कहाँ हैं? आप सोनिया दीदी कहाँ हैं? ये सब मंत्री विश्वास सारंग ने प्रश्न किए। जो कांग्रेस और विपक्ष ने किया यह अपेक्षित था। कांग्रेस और विपक्ष महिला विरोधी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किए। मुझे आश्चर्य है इस देश की महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने के बिल को इन कांग्रेसियों ने, विपक्ष के नेताओं ने गिराया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी जीत है। लोकतंत्र की जीत नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की हार हुई है। ये महिलाओं की हार कांग्रेस के कारण हुई है। वैसे कांग्रेस से और कुछ अपेक्षित भी नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने नैना साहनी जी को जलाकर मार डाला था। ये वही कांग्रेस है जो महिलाओं को टंच माल कहती है। ये वही कांग्रेस है जो इस देश की यशस्वी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाती है। इस कांग्रेस से और कुछ अपेक्षित भी नहीं है। इस विपक्ष के नेताओं से कुछ और अपेक्षित भी नहीं है। अब प्रियंका जी कहाँ गई? नारे लगाती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ गई लड़ाई? ये महिलाओं के खिलाफ वोटिंग है। ये महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस का और विपक्ष का जो रुख है उसको। वहीं जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में जमीन कब्जा मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और इस मामले में प्रमोद शर्मा समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा है जिसमें अवैध कब्जा, धमकी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानिए पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। क्या भूमाफिया पर लगेगी लगाम? नोटिस के बाद आरोपी कैसे हुए फरार? सिस्टम में कैसे बरती जा रही है लापरवाही? सालों तक कैसे चल रहा था जमीनों पर कब्जे का गोरख धंधा? जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में जमीन कब्जे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस केस में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पूछताछ के लिए नोटिस मिलते ही मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा फरार हो गया, जो अपने आप को बड़े रसूखों का हवाला देकर जमीनों पर कब्जा करने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और ठिकाना बदल लिया है। बड़े रसूखों का हवाला देकर जमीनों पर कब्जा करने वाला भूमाफिया कौन? जयपुर में जमीनों पर कब्जा करने वाला शातिर है प्रमोद शर्मा। मामले में प्रमोद शर्मा समेत 9 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर के बाद मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा मोबाइल बंद कर फरार। बड़े रसूखों का हवाला देकर करता था जमीनों पर कब्जा। जयपुर में जमीन कब्जा मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। दरअसल ये मामला जयपुर के बदरबाज क्षेत्र की एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर जमीनों पर अवैध कब्जे करने और इसके लिए धमकी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। राजधानी में धोखाधड़ी का हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी कर आरोपी को थाने बुलाया था, लेकिन नोटिस मिलने और पुलिस एक्शन की भनक लगते ही भू माफिया रफू चक्कर हो गया। लेकिन जयपुर पुलिस भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। जयपुर के बदरबाज क्षेत्र की एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा मामला जुलाई 2025 में करवाई गई थी शिकायत दर्ज। बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा और धोखाधड़ी के आरोप। नोटिस जारी होने पर फरार हुआ भू माफिया प्रमोद शर्मा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरोपियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। हैरानी की बात तो ये है कि फरार होने से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटा था। प्रमोद शर्मा अवैध कब्जों से कमाई गई रकम से अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और कुछ सरकारी मुलाजिमों के सामने अपना रसूख और दबदबा बनाए रखना चाहता था। इसके लिए जन्मदिन से पहले टेंट लग चुका था और सजावट भी हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह तैयारियां सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पुलिस लगातार आरोपी प्रमोद का पीछा कर रही थी। लेकिन वो शातिर तो था ही, जैसे ही दबिश की भनक लगती कार्यक्रम रद्द कर दिया और पुलिस से बचने के लिए भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर जन्मदिन मनाने की घोषणा की। सजावट और तैयारियां भी हो चुकी थी पूरी। दबिश की भनक लगते ही कार्यक्रम रद्द कर हुआ फरार। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना प्रमोद शर्मा। अभी रात्रि के करीब 2:30 बज रहे हैं। अभी भी मेरे घर के बाहर और मेरे ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में मेरे दोस्त और मेरे शुभचिंतक मौजूद हैं। मेरे जन्मदिन के इस अवसर पर मेरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस अपार प्यार और जन सैलाब को देखते हुए, आम जन को कोई असुविधा ना हो, उसे देखते हुए मैं और मेरी टीम इस प्रोग्राम को स्थगित करने का फैसला ले रही है। बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मेरी इतनी मेहनत की, लेकिन कल आम जन को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मैं ये प्रोग्राम स्थगित करता हूं। कष्ट के लिए क्षमा। नमस्कार, मैं आपका अपना प्रमोद शर्मा। अब पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया है। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। साथ ही बाकी आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जब आरोपी पकड़ में आएंगे तो राजधानी में अवैध जमीनों से जुड़े कई मामलों का पर्दाफाश होगा। पिछले वर्ष का एक मुकदमा है मानसरोवर थाने में जमीन संबंधित विवाद को लेकर। 2 सोसाइटीज के बीच में विवाद है, तो इसी प्रकरण में आरोपी को एक नोटिस दिया गया पूछताछ के लिए। नोटिस की तामील करवा दी है, तो ये प्रयास किया जा रहा है कि वो पूछताछ के लिए उपस्थित हो। कितने नोटिस अब तक जारी हो चुके हैं? अभी 2 नोटिस हैं। फिलहाल पुलिस के लिए इन आरोपियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बड़ा सवाल भी यही है कि आरोपी आखिर कानून के शिकंजे से बचकर कब तक भागते रहेंगे। तो दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला सामने आने के बाद लोगों को उम्मीद भी यही है कि रसूखदारों के नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करने वाले बदमाश जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ती है और कैसे कड़ी से कड़ी जोड़कर ऐसे फ्रॉड मामलों की तह तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़ा।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर के बायतू से खबर है, जहां पर आगामी वीवीआईपी दौरे के मद्देनजर बायतू क्षेत्र में पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है और इसी क्रम में आज सुबह फलसूंड फाटा पर विशेष नाकेबंदी अभियान चलाया गया है। नाकेबंदी के दौरान थानाधिकारी बायतू डॉक्टर मनोहर विश्नोई पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और उनके साथ एएसआई गेनाराम, कांस्टेबल गोगाराम एवं श्यामलाल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के तहत कुल 200 वाहनों की सघन जांच की गई है। वहीं जांच के दौरान काली फिल्म लगे वाहन, बिना सीट बेल्ट चलाने वाले और बिना नंबर प्लेट और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान 10 वाहनों से काली फिल्म हटाकर उनके चालान काटे गए। पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुचारू बनी रहे।